बच्चों एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसके बाद में एक शॉर्टकट बताता हूं टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। वो सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल है, बट शॉर्टकट तो है, तो याद करेंगे उसे। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा हूं। 2a प्लस 3b गिव्स 5c प्लस d, 4c प्लस d। शायद दिया भी होगा ये क्वेश्चन, फिर से दे रहा हूं। इसके 7 मोल्स लिए, मोल्स, इसके ए के 7 है, इसके 11 है। फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट, सुनते आओ बच्चों। फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड आउट द रिएक्टेंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जो एक्सेस में उसका कितना बचा एट द एंड ऑफ रिएक्शन, और हमारे प्रोडक्ट कितने बने। रिएक्टेंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्म एंड द लिमिटिंग रिएजेंट। स्टार्टिंग तो लिमिटिंग रिएजेंट से होनी है। बताओ गाइस। क्वेश्चन हो जाए तो बता देना, बल्कि एक एक स्टेप होता जाए बताते आना। पहला स्टेप क्या था बच्चों? हाँ एक मोल को भूल जाएंगे हाँ, तो 7a इक्वल टू फिर मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आया? कर करते आओ। हाँ, नहीं एक सेकंड 7 के लिए एक, 7a के लिए कितना बी चाहिए? 7/2 into 3 होगा। हाँ, 7/2 इंटू 3, 15, 21/2। सर ए लिमिटिंग रीजेंट है। वेरी नाइस, ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सी बच्ची ने आंसर दिया है? सर शुभानी। परफेक्ट। आगे नेक्स्ट। तो ए कितना बचेगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन? अ सिंपल क्वेश्चन, हाउ मच ए विल बी लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन? ए लेफ्ट, हाँ, 0। 0। गुड। ए एट द एंड ऑफ रिएक्शन इज 0। बी कितना बचेगा बच्चों? निकालो और बताओ। हाँ, 0.5, एब्सोल्युटली करेक्ट। सी कितना बनेगा बच्चों एट द एंड ऑफ रिएक्शन? सी कितना बनेगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन? हम्म, बोलो। 14, एब्सोल्युटली करेक्ट। और डी? और डी बेटा? 3.5। परफेक्ट। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया कैसे करना है? आंसर ये रहे। अब सॉल्व करते हैं। 2a reacts with 3b, तो 7a will react with how many b? 10.5b। हमें 10.5 से ज्यादा दे रखा है, जितना चाहिए उससे हमें ज्यादा दे रखा है, मतलब b एक्सेस में है, a लिमिटिंग रिएजेंट है। a इज लिमिटिंग रिएजेंट, b इज इन एक्सेस। ओके, अब b की अमाउंट हमें पता चल जाएगी यहां से। b कितना लेफ्ट है? b विल बी 11 माइनस 10.5, दैट इज इतना लेफ्ट। ओके बच्चों, c कितना बनेगा? 2a gives 4c। सारी कैलकुलेशन किसके टर्म्स में होती है बच्चों? लिमिटिंग रीजन की टर्म्स में। 14c and 2a gives 1d, so 7a will give 7/2d। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट? अब लिमिटिंग रीजन, जस्ट टू फाइंड आउट लिमिटिंग रीजन वी हैव गॉट अ शॉर्टकट, दैट इज रिएक्टेंट के दोनों के मोल्स दे रखे थे ना बच्चों। इसके दे रखे थे 7, इसके दे रखे थे 11। यू टेक moles by stoichiometric coefficient, moles given moles by stoichiometric coefficient। जो वैल्यू छोटी है, सबसे छोटी है, वो लिमिटिंग रीजेंट है। गिवन मोल ए के कितने बच्चों? 7।
ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बच्चों? बैलेंस करने के लिए क्या यूज किया हुआ है? 2, 7/2। बी के लिए देखो क्या आएगा बच्चों, ये 11/3। ये वैल्यू कितनी आ रही है? सो ये वैल्यू छोटी है। ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अ इजियर वे टू गेट योर लिमिटिंग रिएजेंट गिवन मोल्स। एग्जाम में ऊपर वाला करना पड़ेगा, एग्जाम में तुम्हें ऊपर वाला करना पड़ेगा, स्कूल के एग्जाम में। क्या, किस चीज के ऊपर? क्लियर हुआ है नहीं भाई जो मैंने भी बोला? ये समझ आ गया? हाँ बेटा। Find out the moles of A, B, C, D, E at the end of reaction. Find out the moles of A, B, C, D, E at the end of reaction. 5E. 5E. करो बच्चों। Find out the moles of A, B, C, D and E at the end of reaction. अब यहाँ पे अगर तुम वैसे करते, पूरा लंबा तरीका लगा के कि पहले ए और बी के बीच में लिमिटिंग रीजन फाइंड करोगे, सपोजिंग बी है, फिर बी और सी के बीच में लिमिटिंग रीजन क्या है, सपोजिंग सी है, तो सी इज द लिमिटिंग रीजन फॉर द एंटायर रिएक्शन। तरीका समझ आ रहा है? लंबा तरीका है ये कि पहले ए और बी में लिमिटिंग रीजन फाइंड करो, फिर जो भी हमारा लिमिटिंग रीजन है से बी और सी के बीच में लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करो, एंड दैट विल बिकम द लिमिटिंग रीजन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। दैट इज लेंथी मेथड। अब इजियर मेथड क्या हो गया? मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सबसे छोटी वैल्यू इज द लिमिटिंग रीजन। कौन है लिमिटिंग रीजन यहाँ पे बच्चों? हाँ, बी इज द लिमिटिंग रीजन। बी पूरा खत्म हो जाएगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जस्ट टेल मी व्हाट आर द मोल्स ऑफ ए, बी, सी, डी एंड ई एट द एंड ऑफ रिएक्शन। बी हमने देख लिया इज द लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब बी तो 0 हो जाएगा। ए लेफ्ट कितना होगा बच्चों? सर क्या ए 0.33 है? हाँ बेटा, really bad if you write it down in this form। मेरे को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। सर It is- 5 - 14/3 था। हाँ, इट इज सेम, एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चों ये समझ में आया नहीं आया? ये कितने बच्चों का यही आंसर आ रहा है, कितने बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है? सर आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? लिमिटिंग कौन सा वाला पार्ट बेटा, मतलब लिमिटिंग रीजन समझ आया नहीं आया, पहले ये बताओ। हाँ वो समझ आ गया, उसके बाद वाला। 5/2 किया, यहाँ पे 7/3 किया, यहाँ पे 11/4 किया। सबसे छोटी वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे? 7/3। मतलब बी इज द लिमिटिंग रीजन। ये चीज समझ में आई नहीं आई, पहले ये बताओ बेटा। यस सर। ओके, मतलब कोई भी डाउट हो बीच में बता देना। मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर रहे हैं, मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब बी पूरा खत्म हो जाएगा, बी विल बी 0 एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्योंकि बी इज द लिमिटिंग Yes, रीजन। ए कितना बचेगा, ये कहां से आ रहा है वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। हम कहेंगे 3b रिएक्ट्स विद 2a, तो 7b विल रिएक्ट विद हाउ मच a? 14/3a। ये वो ए है जो रिएक्ट कर गया, बचेगा कितना? ओरिजिनल माइनस अमाउंट रिएक्टेड, 5 माइनस अमाउंट रिएक्टेड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। ओके। सी का हमें निकालना है,
हम कहेंगे 3B reacts with 4C, तो 7B will react with 28/3C. इतने क्या रिएक्ट करेगा? ओरिजिनली 11 था, तो 11 - 28/3, दिस इज द C लेफ्ट. डी के लिए करोगे, क्या था हमारा एक्सप्रेशन? D + 5E, 3C 3B is giving D, so 7B will give 7/3D. ओके बेटा, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? And 3B was giving 5E, so 7B will give 35/3E. समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये कितने बच्चों को क्लियर है? हर एक बच्चों को क्लियर है ये चीज? हाँ बेटा, नहीं उतने से ही काम चलाओ, उसे रिपीट करो, रिपीट दीज क्वेश्चंस, दीज आर द बेसिक आइडिया, इनका यही है, ठीक है ना? rather than my giving you 10 questions of the same type, it is better you revise these questions again and again and you learn it. जो मैं बोलता हूँ ना कि लर्न कर लो उस तरीके को, इसी तरीके से लर्न कर सकते हो. क्लियर है गाइस? समझ गए? हर एक बच्चे को क्लियर है? नाइस. अब आते हैं एक न्यू टॉपिक पे, परसेंटेज यील्ड. गाइस अब मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूं, पहले सुनते आना जो मैंने बोल रहा है. गाइस देखो, 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे. पहला है A + B, या तो A गिविंग B + C. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, A के मोल्स दे रखे होंगे, B और C के मोल्स पूछे गए होंगे. निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? मतलब सपोजिंग ये 2A गिविंग B + 3C है, निकाल लोगे आई गेस. या C के मोल्स अगर दे रखे हैं तो यू कैन फाइंड आउट मोल्स ऑफ B फॉर्म्ड एंड मोल्स ऑफ A रिक्वायर्ड. निकाल लोगे? C से निकालोगे मोल्स ऑफ B फॉर्म्ड एंड मोल्स ऑफ A रिक्वायर्ड टू फॉर्म B एंड C. समझ आया नहीं आया बच्चों? दैट वाज वन टाइप. दूसरा है A + B गिविंग C + D. इसमें अगर तुम्हें A के मोल्स दे रखे हैं, किसके मोल्स दे रखे हैं? सिर्फ A के, B के नहीं दे रखे, तो B को क्या मान के चलोगे? बहुत ज्यादा अमाउंट में मान के चलो, इट इज इन एक्सेस. अगर A और B दोनों के मतलब दो ये रिएक्शन दे रखी है, पहले वाले में तो सिर्फ एक रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट के मोल दे रखे थे, प्रोडक्ट के मोल पूछे थे. A + B गिविंग C + D में सपोजिंग A के ही मोल्स दे रखे हैं, B के मोल्स नहीं दे रखे, तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा जैसे ऊपर वाला हुआ है. A से देखो B के मोल्स कितने चाहिएंगे फॉर A, और A से चेक करो C और D कितना बनेगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब अगर A + B गिविंग C + D में सिर्फ A के मोल्स दे रखे हैं, फॉरगेट कि तुम्हारा B के मोल्स कितने हैं, A के मोल्स से निकालो B के मोल्स कितने लगेंगे. मतलब यहाँ पे एक तरीके से हम मान के चल रहे हैं कि लिमिटिंग रीजन A और B में कौन है? A. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हुई ये चीज? मतलब इन दोनों में ही हमें क्या दे रखा है? सिर्फ दिस इज गिवन टू अस, और ये बेसिक क्वेश्चन है जो तुम्हारा आएगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है? जैसे Al2O3 गिविंग Al + O2, Al2O3 के मोल्स दे रखे हैं, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के जो मोल्स बने वो पूछे गए हैं. समझ गए? या फिर एक और रिएक्शन जो अभी हमने ली थी, जिसमें B की अमाउंट दी नहीं, सिर्फ A की अमाउंट दे रखी है, मतलब B मस्ट बी इन एक्सेस. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो रिएक्शन जो हम निकालेंगे मोल्स ऑफ B C D जो निकालेंगे वो सारा किसकी टर्म में निकालेंगे? A की टर्म में, A की हेल्प से निकालेंगे. अब इसी क्वेश्चन में, इसी रिएक्शन में A + B गिविंग C + D, इसमें अगर तुम्हें A और B के मोल्स दोनों गिवन है, दिस इज गिवन टू अस, तो ये क्वेश्चन किसका बन जाएगा बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट का. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसमें पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे और उसके हिसाब से निकालेंगे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो बच गया वो कितना बच गया और प्रोडक्ट कितना बना. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर ए और बी दोनों गिवन है देन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. अब आते हैं तीसरा टाइप जो परसेंटेज यील्ड है. इसमें तुम्हें क्या दिया होगा बच्चों? यू विल बी गिवन मोल्स ऑफ ए बी
एंड सी, ये सारा गिवन है। देन इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज यील्ड। तुम कहोगे सर ये क्यों देगा वो, जब तुम्हें ए और बी दोनों दे रखे हैं तो प्रोडक्ट तो निकाल सकते हो ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वाई हैव यू गिवन अस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट? वो इसलिए दे रखा है क्योंकि जो तुम्हारा ए, सपोजिंग ए और बी में ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट, अज्यूम करो ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट, यार वो ए भी पूरा खत्म नहीं हुआ, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो भी तुम्हारा पूरा खत्म नहीं हुआ, देन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज यील्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? इवन द लिमिटिंग रिएजेंट इज नॉट गेटिंग ओवर, वो तो ओवर होना चाहिए था, उसकी वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए थी एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ये उन रिएक्शन में होता है जो कंप्लीट ही नहीं हुई। रिएक्शंस नॉट गोइंग टू कंप्लीशन आर अ क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज यील्ड। कि रिएक्शन तुम्हारा भी रिएक्टेंट पड़ा हुआ है, फिर भी रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं गई, एक पॉइंट पे जाके रुक गई रिएक्शन, देन इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज यील्ड। कि तो जो तुम्हारा रिएक्टेंट है, जो तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए था, लिमिटिंग रिएजेंट है, वो भी खत्म नहीं हुआ। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? हर एक बच्चे को क्लियर है? गुड। तो उसके अंदर क्या करते हैं या कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं गाइस। उसके लिए एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं, ए प्लस बी गिविंग ए प्लस 2b गिविंग सी प्लस 3c प्लस 4d, ये लिया मैंने। ओके बच्चों, इसके मोल लिए मैंने 4, इसके मोल लिए मैंने 9, और इसके मोल बने तुम्हारे 4। मतलब ये इनिशियल मोल्स है, और मोल सी के कितने बने? 4 मोल। ओके गाइस, अब ये क्वेश्चन किसका है? परसेंटेज यील्ड का है। क्लियर हो गई ये चीज गाइस? हमें पूछा गया है ए कितना बच गया, बी कितना बच गया। अब यहाँ पे लिमिटिंग रीजन भी बचेगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों? लिमिटिंग रीजन भी बचेगा। ए कितना बचा, बी कितना बचा, और डी कितना बना, ये पूछा गया है। ए कितना बचा, बी कितना बचा, और डी कितना बना। यहां पे जैसे हम वहां पे लिमिटिंग रीजन के हिसाब से क्वेश्चन को करते थे, यहां पे हम प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन करेंगे। किसके हिसाब से कैलकुलेशन करी जाएगी? जो प्रोडक्ट बना है। अगर सी के 4 बने तो डी कितना बनेगा बच्चों बताओ? इट इज गोइंग टू बी 16/3। 3c गिव्स, मतलब 3c बनता है तो 4d बनता है, 4c बनेगा तो d कितना बनेगा बच्चों? d इतना बनेगा। अगर हमारा 3c होता है तो a 1 होता है, 4c होगा तो a कितना रिएक्ट करा होगा? 3c के लिए एक a चाहिए, तो 4c के लिए कितना a चाहिए बच्चों? 4/3a। ये क्या है? ये हमारा a रिएक्टेड है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द अमाउंट ऑफ ए विच रिएक्टेड टू गिव सी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये कितने बच्चों को क्लियर है? शिवानी बेटा क्लियर है? रौनिक हाँ सर क्लियर है। क्लियर है ना? गुड। तो आइडिया बीइंग, फिर से बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये जो है 3c के लिए एक ए चाहिए, 4c के लिए 4/3 ए चाहिए, तो ए बचा कितना? 4 - 4/3। अब ऐसे ही कोई बच्चा मुझे बताएगा बी कितना बचेगा बच्चों? समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? हर एक बच्चे को ये क्लियर है? दैट इज नाइस। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से पहले एक चीज बता दूं, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया, अभी जो हमने क्वेश्चन किया, देयर वाज बेसिक। एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज यील्ड के। परसेंटेज यील्ड इज एक्चुअल यील्ड बाय थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100। दैट इज व्हाट इज परसेंटेज यील्ड। ओके बच्चों?
थ्योरेटिकल यील्ड मतलब अगर लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म होता तो जो प्रोडक्ट बनता वो क्या बनता बच्चों? सपोजिंग लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म हो जाता, ओके, तो जो प्रोडक्ट की अमाउंट बनती उसे हम क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड। थियोरेटिकली हमारा पूरा लिमिटिंग रीजन खत्म हो जाना चाहिए था, तो थियोरेटिकली हमारा जो प्रोडक्ट की अमाउंट बनती दैट इज नोन एज थियोरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या है? प्रोडक्ट बना उससे कम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे इसी क्वेश्चन में देखते हैं, इसी क्वेश्चन में इस चीज को देखते हैं। मैं लेता हूं a+2b गिविंग क्या था? 3c+4d। a+2b गिविंग 3c+4d। इनके मोल्स कितने लिए थे बच्चों मैंने? ए के 4 और बी के 9, और सी का कितना बना था बच्चों? 4। मुझे एक चीज बताओ, भूल जाओ सी दे रखा है, ये सोचो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए था, बताओ। लिमिटिंग रिएजेंट ये है 4/1 9/2। गेटिंग द आइडिया? लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाला? यहां पे करा 4/1, यहां पे करा 9/2। छोटी वैल्यू कौन सी है गाइस? 4/1 इज द स्मॉलर वैल्यू, मतलब आइडिया इज ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ बोलो बेटा। हाँ ऑब्वियसली मोल्स की टर्म में करना है। मास दे रखा है तो मास से पहले मोल निकालो, मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करो एंड यू विल गेट द लिमिटिंग रिएजेंट। मोल्स के लिए चलता है, ओके। एनीवे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहां तक समझ आ गया? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ए। ए के हिसाब से भूल जाओ सी दे रखा है, हमें भूल जाओ कि सी दे रखा है। ये चेक करो सी बनना कितना चाहिए था, कितना बनना चाहिए था बच्चों? 3/4। क्यों? ए अगर पूरा, ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसके हिसाब से सी कितना बनना चाहिए था? एक ए से 3 सी बनता है, तो 4 ए से कितना सी बनना चाहिए? एक ए से 3 सी बनता है, तो 4 ए से कितना सी बनना चाहिए? 12 सी। 12 मोल ऑफ सी बनने चाहिए, हाँ या ना? अब ये जो 12 मोल है दिस इज द थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकली हमारे पास 12 मोल सी के बन जाने चाहिए थे। एक्चुअल यील्ड कितनी है? 4। दिस इज योर एक्चुअल यील्ड, दिस इज योर थियोरेटिकल यील्ड। थियोरेटिकल मतलब जो हमारा बनना चाहिए था, और एक्चुअली बना 4। तो अगर कोई इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, कैसे निकालोगे बच्चों? थर्टी 3% इज द यील्ड परसेंट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? हर एक बच्चों क्लियर है? एक क्वेश्चन करते हैं गाइस, लेट अस टेक अ क्वेश्चन, लेट अस टेक अ क्वेश्चन। 2a plus 3b gives 4c plus d। ए के मोल्स हैं 3, बी के मोल्स है 5, और परसेंटेज यील्ड हमें दे रखा है 40%। फाइंड अमाउंट ऑफ ए बी सी एंड डी फाइनली। गाइस ये क्वेश्चन तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, सुनते जाना कैसे करना है। ट्राई करना चाह रहे हो? कर लो ट्राई, टेक योर टाइम एंड ट्राई इट आउट। ये समझ में आ रहा है कैसे करना है बच्चों? क्योंकि मैंने इस टाइप का कोई क्वेश्चन तुम्हें अभी करवाया नहीं है, देयर इज अ चांस कि तुमसे नहीं होगा, चांस है। एक काम करो फटाफट, इसमें क्या करोगे तरीका बताता हूं, फटाफट लिमिटिंग रीजन निकालो। लिमिटिंग रीजन के हिसाब से किसी, ए इज द लिमिटिंग रीजन, नाइस। ए लिमिटिंग रीजन है, हाँ सर, ए लिमिटिंग रीजन आया मेरा भी। ओके। ए लिमिटिंग, हाँ बेटा क्या कह रहे थे तुम क्या कह रहे थे बेटा इदान?
हाँ, इस पर थ्योरेटिकल यील्ड निकाल लिया। गाइस ध्यान से सुनो, सुनते आओ बच्चों। अब इसलिए मैं कह रहा था कि तुम बीच में जाके अटकोगे, ध्यान दो। मैं इसके बाद एक क्वेश्चन दे दूंगा तुम्हें एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का, लेकिन अभी मेरी बात सुनो। गाइस यील्ड परसेंट को दो तरीके से निकाला जा सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। अभी जो हमने किया वो प्रॉड की टर्म्स में किया। अभी हमने किसके टर्म्स में किया? प्रॉड के टर्म्स में। लेकिन वो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो किसके टर्म्स में बन रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट से बन रहा है प्रोडक्ट। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं परसेंटेज यील्ड को, एक तरीके से ऐसे भी कहा जा सकता है, इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम बाय लिमिटिंग रिएजेंट टेकन इनटू 100। फिर से समझो, परसेंटेज यील्ड को लिमिटिंग रिएजेंट के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। एक्चुअल लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम बाय लिमिटिंग रिएजेंट टेकन इनटू 100। भाई लिमिटिंग रीजन तो पूरा खत्म होना चाहिए था ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लिमिटिंग रीजन पूरा खत्म नहीं हो रहा, हमें पता है। हमें ए बी सी डी फाइनली निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट कि ए कितना रिएक्ट करा या बी कितना रिएक्ट करा। मैं ये कहना चाह रहा हूं परसेंटेज यील्ड कैन ऑल्सो बी रिटन एज लिमिटिंग रिएजेंट एक्चुअली कंज्यूम्ड अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट टेकन इनटू 100। मतलब हम कह रहे हैं ए इज द लिमिटिंग रीजन, फाइन परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना गाइस। एक कंज्यूम कितना हुआ? कंज्यूम होना कितना चाहिए था? पूरा 3 का 3 कंज्यूम हो जाना चाहिए था, हाँ या ना? ए पूरा 3 का 3 कंज्यूम हो जाना चाहिए था, लेकिन कंज्यूम कितना हुआ? 40%। ए कितना कंज्यूम हुआ बच्चों? 40%। ए कंज्यूम्ड एक्चुअली, एक्चुअली द अमाउंट रिएक्टेड, ए रिएक्टेड इज एक्चुअली 40% ऑफ 3। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? तो ए कितना रिएक्ट करा एक्चुअली? 1.2 मोल ए रिएक्टेड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई पहले ये बता दो। ए रिएक्टेड इज हाउ मच? 1.2। अब ए रिएक्ट अगर 1.2 गया तो बी का कितना रिएक्ट करेगा ए के साथ? अगर ए के हमने 3 मोल लिए थे, राइट, 3 में से 40% ऑफ 3 कितना होता है बच्चों? 1.2। गॉट इट और नॉट? ये 1.2 कहां से आया है? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 3 इंटू 40/100, दिस इज द ए रिएक्टेड। तो पहले यही बता दो ए लेफ्ट कितना होगा? ए लेफ्ट कितना होगा? ए लेफ्ट कितना होगा बच्चों? 3 मोल में से 1.2 रिएक्ट कर गया। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा हूं परसेंटेज यील्ड को दो तरीके निकाल सकते हो। एक तो एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, मतलब प्रॉड की टर्म में हमने निकाला। इसको हम रिएक्टेंट की टर्म में भी सोच सकते थे, क्या? कि लिमिटिंग रिएजेंट एक्चुअली रिएक्टेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट टेकन इनटू 100। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हो गई ये चीज? मतलब हमारा लिमिटिंग रीजन लिया कितना था हमने? 3। ध्यान से देखो, ये 3 इंटू 40/100, यही तो समझ में नहीं आया होगा ना? हाँ है ना? मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, 1 सेकेंड। परसेंटेज यील्ड दे रखा है 40, ओके बच्चों। इट इज द अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड बाय अमाउंट टेकन इनटू 100। अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अमाउंट ऑफ ए टेकन वाज 3, अमाउंट रिएक्टेड बी x, एंड x बाय 3 इंटू 100 इज 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 3 इंटू 40/100। अब समझ आ रहा है गाइस? ये कहां से निकल के आया? ये 3 इंटू 40/100 कहां से निकल के आया? ये x है क्या बच्चों? दीज आर द मोल्स ऑफ ए एक्चुअली रिएक्टेड टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो ए रिएक्टेड कितना है बच्चों? 1.2। ए लेफ्ट कितना होगा? ए लेफ्ट कितना होगा बच्चों? ए ओरिजिनली कितना था हमारे पास? 3 था। 3 था ए इनिशियली, उसमें से रिएक्ट कितना कर गया? बचा कितना? 1.8 इज लेफ्ट। ओके बच्चों, अब सारी कैलकुलेशन, जैसे हम सारी कैलकुलेशन किसकी टर्म्स में करते थे? प्रोडक्ट से निकल रहे होते थे। अब हम करेंगे सारी कैलकुलेशन फ्रॉम द लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमें पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट एक्चुअली कितना कंज्यूम हुआ। कितना कंज्यूम हुआ? 1.2। अब सारी कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगी?
1.2 के हिसाब से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बी कितना रिएक्ट कर जाएगा बताना मुझे, ध्यान से देखो, इट इज अ वेरी टफ क्वेश्चन। 2a reacts with 3b, तो 1.2a will react with how many b? Sir, 1.3. 2a reacts with 3b, so 1.2a will react with how much? Sir, 1.3. 1.3 तो नहीं आना चाहिए। Oh, sir, 2a 1.8. 1.8, sir. 2a reacts with 3b, 1.2a will react with how much b? 1.8b के साथ रिएक्ट करेगा। 1.8b के साथ रिएक्ट करेगा, b बचेगा कितना? b लिया कितना था हमने बच्चों? 5, तो b लेफ्ट इज 5 माइनस 1.8। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इतना b लेफ्ट है। ओके, अब c कितना बनेगा? सारी कैलकुलेशन अब हम किसके हिसाब से करेंगे? जो अमाउंट a की रिएक्ट करिए उसके हिसाब से करेंगे। 2a से 4c बनता है, तो 1.2a से कितना c बनेगा? एब्सोल्युटली करेक्ट। c formed will be how much? 2a reacts to give 4c, तो 1.2a will react to give 1.2 into 4 by 2, 2.4c। तो c फॉर्म्ड कितना है बच्चों? 2.4। और d कितना बनेगा? 2a gives 1d, करेक्ट। 1 by 2 into 1.2, एब्सोल्युटली करेक्ट। 2a reacts to form 1d, so 1.2a will react to give 1 by 1 by 2 into 1.2, which is 0.6d. d formed is 0.6। अरे भाई ये बताओ कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हुई जो मैंने बताई है? नहीं आई? कौन सा पार्ट? रिएक्टेंट की टर्म्स में कैसे हो रहा है? रिएक्टेंट का हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि रिएक्टेंट कोई भी जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो भी खत्म नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम ये थी, अगर हम ये पता लगा लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कितना खत्म हुआ तो उसके हिसाब से सारी चीजें निकाल सकते हो। समझ आ रहा है? अगर तुम्हें ये पता चल जाए लिमिटिंग रीजन में एक्चुअली कितना रिएक्ट कर गया, एक्चुअली कितने ने प्रोडक्ट बनाया, तो लिमिटिंग रीजन से भी आंसर निकाल सकते हो। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर हो गई? क्लियर है? मैं तुम्हें एक काम करता हूं, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करना सिखाता हूं। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करना सिखाता हूं। अभी ये चीज थोड़ी बहुत क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने अभी बोला? हाँ, कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हुई है? ऑनलाइन में कोई बच्चा हाथ रेज करेगा कि ये सारा समझ में आ क्लियर है, गया? हाँ बेटा, क्लियर है। क्लियर है। जिया बेटा तुम्हें Yes, sir. थोड़ा बहुत क्लियर है या ज्यादा क्लियर है? सर हम इधर 4C से नहीं कर सकते? सी से आंसर वो भी मैं बताऊंगा, वो अभी तरीका बताऊंगा। दैट इज द सेकंड मेथड। ये मेथड कितना समझ में आया? ये वाला मेथड कितना क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है। ओके सिद्धार्थ बेटा तुमने बताया नहीं? क्लियर है सर। हाँ लिख लो। ये जो हमने सारी कैलकुलेशन करी, फिर से बोल रहा हूं, ये जितनी भी हमने कैलकुलेशन करी ये करी विद द लिमिटिंग रिएजेंट विच एक्चुअली फॉर्म्ड प्रोडक्ट। हमने लिमिटिंग रिएजेंट की वो अमाउंट निकाल ली जो प्रोडक्ट बना रही है, कि अगर हमारे पास से कितने मोल थे हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट के? 3 मोल थे, तो 3 में से हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया कि कितना रिएक्ट कर रहा है। समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ, और उसके हिसाब से फिर हमने सब कुछ निकाल डाला। अगर तुम्हें प्रोडक्ट से ही निकालना है उसका तरीका भी बता रहा हूं, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। कहां गया हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन कहां चला गया? 2a प्लस 3b गिव्स 4c प्लस d, यही था ना बच्चों? 2a प्लस 3b गिव्स 4c प्लस d।
इसके मोल दे रखे हैं 3, इसके दे रखे हैं 5, इसके 5 थे ना गाइस, 3 और 5। तुम्हें एक काम करो गाइस, लेट अस फाइंड आउट द मोल्स ऑफ सी या डी। सी या डी के मोल्स कितने बनेंगे निकालो, सी के निकाल लो, चलो जो बनने चाहिए, कितने बनने चाहिए सी के लिमिटिंग रीजन के हिसाब से। परसेंटेज यील्ड पे मत जाओ, थियोरेटिकल यील्ड पूछी गई है कि कितने मोल्स ऑफ सी बनने चाहिए। लिमिटिंग रीजेंट ए है, इतना तुम्हें समझ में आ रहा होगा। हमने ए से निकाला कितना सी बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए बच्चों, 2a से 4c बनता है, तो 3a से कितना बनना चाहिए 6c। राइट गाइस, दिस इज योर थियोरेटिकल यील्ड बच्चों। एक्चुअल यील्ड निकालो, फॉर्मूला पता है ना बच्चों, यील्ड परसेंट दे रखा था ना हमें, यील्ड परसेंट कितना दे रखा है, यील्ड परसेंट दे रखा है 40%। 40% ही तो था क्वेश्चन में। दिस इज योर थियोरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या होगा बच्चों, बताना मुझे जरा, एक्चुअल यील्ड कितना होगा, एक्चुअल यील्ड बाय थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100 इज यील्ड परसेंट, जो कि हमें कितना दे रखा है बच्चों 40। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है यहां से 2.4। समझ में आया नहीं आया बच्चों। अब ये एक्चुअल सी की है, जो सी बना, समझ में आया नहीं आया बच्चों। हमें सी की अमाउंट क्या पता चल गई 2.4। सी फॉर्म 2.4 ही आ रहा था ना ऊपर बच्चों, तरीका समझ में आया नहीं आया। सी फॉर्म्ड इज 2.4। अब तुम्हें प्रोड की अमाउंट पता चल गई, एक्चुअल प्रोड जो बना। अब इससे सब निकाल लो, अब इससे सब निकाल लो। तो सी, अगर 4 सी है तो 1 डी है, तो 2.4 अगर सी होगा तो डी कितना होगा, 4 सी होता है तो 1 डी होता है। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, 4 सी होता है, 1 सेकेंड गाइस, ये क्यों नहीं मिटा, होल्ड ऑन अ सेक। ये 2.4 बना, 4 सी होता है तो 1 डी होता है, 2.4 मोल सी होगा तो डी कितना होगा बच्चों, इतना मोल डी होगा। हाँ है ना बच्चों। अब देखो बी कितना बचेगा, 2.4 के लिए ए कितना चाहिए, 4c के लिए 2a चाहिए, तो 2.4c के लिए ए कितना चाहिए होगा बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए रिएक्टेड कितना होगा, 4c के लिए 2a चाहिए, तो 2.4c के लिए कितना ए चाहिए, हाफ ऑफ 2.4 1.2, तो ए लेफ्ट कितना होगा बच्चों 3 माइनस 1.2 विच इज 1.8। ऐसे ही 4c के लिए 3 बी चाहिए, तो 2.4c के लिए कितना बी चाहिए बच्चों, बोलो गाइस। 4c के लिए 3 बी चाहिए, तो 2.4c के लिए कितना बी चाहिएगा, हाँ 4c के लिए हमें 3 बी चाहिए, तो 2.4c के लिए कितना बी चाहिएगा बच्चों, तो बी लेफ्ट कितना होगा, इट विल बी 5 माइनस 1.8। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस। ये कितने बच्चों क्लियर है, बच्चों बताओ, हर एक बच्चे को क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज। सर तो हम कोई भी मेथड कर सकते हैं ना, ये वाला या वो वाला। एनी ऑफ द मेथड कैन बी यूज। नहीं नहीं, कोई फेल नहीं करेगा, ये मेथड हमेशा चलेगा। क्लियर है गाइस, ये वाला तरीका बेटर लगा कि पहले प्रोडक्ट निकाल लिया थियोरेटिकल, फिर प्रोडक्ट निकाल लिया एक्चुअल, और फिर एक्चुअल के हिसाब से सब कुछ कर दिया। क्या जो सेकंड मेथड बताया, हाँ। नहीं तो एक चीज और मैंने बता दी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि ना केवल परसेंटेज यील्ड प्रोडक्ट के हिसाब से निकाल सकते हो, परसेंटेज यील्ड रिएक्टेंट के हिसाब से भी निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चों, हाँ बेटा, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा, घर जाके फिर से रिवाइज करना। गुड बच्चों, यहां तक समझ आया नहीं आया,
ऑनलाइन वाले बच्चों रेस्पॉन्ड विद यस सर। यस सर। जी हाँ बेटा, पक्का समझ गए। तुम्हें कौन सा तरीका प्रेफरेबल लगा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाला। कूल, सारे बच्चों को सेकंड प्रेफरेबल लगा। ओके गाइस, क्लियर हो गई ये चीज। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन ऑन सक्सेसिव, बच्चों आवाज मत करो, क्वेश्चन ऑन सक्सेसिव परसेंटेज यील्ड, ए गिविंग 2 भी है। हाँ, इसका यील्ड परसेंटेज 40%, बी गिविंग 3C है, इसका यील्ड परसेंटेज 50%, और सी गिविंग डी है, इसका यील्ड परसेंटेज 10%, और ए के हमने लिए 10 मोल। टेल मी मोल्स ऑफ डी एक्चुअली फॉर्म, डी कितना बना? गाइस का तरीका मैं बताता हूं, तरीका सुनते आओ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू गाइस कि तुम क्वेश्चन कर पाओगे। क्या बेटा, डी डी थियोरेटिकली 20 है। बच्चों एक चीज सुनो, ये क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा अच्छी बात है, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, सुनते जाओ। अभी ट्राई करना है। हाँ किसका? नहीं बेटा, if you want to try it, try it। एक चीज मैं बता दूं तुम्हें, तरीका थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। पहले निकालो थियोरेटिकल यील्ड, और थियोरेटिकल यील्ड से निकालो एक्चुअल यील्ड। आई डोंट थिंक सो। नो, आई डोंट थिंक दैट इज द आंसर। जब तुम्हारा आंसर अराउंड, चलो करो करो इस क्वेश्चन को। डी का पूछा है बेटा, फाइनल डी। हाँ लास्ट पूछा है, तभी तो मैं कह रहा था। हाँ बेटा, 6 नहीं, डी का बता रहे हो ना, कहीं बी का बता रहे हो? नहीं सर 24 है क्या? नहीं बेटा। बच्चों तरीका देखो, तरीका मैं बताता हूं, सुनते आओ। पहले ए से निकालो बी के थियोरेटिकल यील्ड। थियोरेटिकल यील्ड कितना होगा बी का? 20। अब 20 का 40% इज द एक्चुअल यील्ड, हाँ है ना? मतलब फॉर्मूले से भी सोच सकते हो, x बाय 20 इंटू 100 इज 40। या फिर इतनी मेहनत क्यों करोगे, सपोजिंग 20 है, 20 इंटू 40 बाय 100 कर दो, हाँ है ना बच्चों? थियोरेटिकल यील्ड इंटू यील्ड परसेंट विल गिव अस द एक्चुअल यील्ड, हाँ है ना? थियोरेटिकल यील्ड इंटू यील्ड परसेंट विल गिव अस द एक्चुअल यील्ड और नॉट, हाँ है ना बच्चों? मतलब 20 हमारा थियोरेटिकल यील्ड था, एक्चुअल यील्ड कितना है एक्सप्रेशन की फॉर्म में? थियोरेटिकल यील्ड 20 था, एक्चुअल यील्ड बी का कितना होगा? हाँ ये फाइनल, हाँ ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है। थियोरेटिकल यील्ड इंटू यील्ड परसेंट विल गिव अस एक्चुअल यील्ड। मतलब अगर 20 मोल्स बी के हैं, 20 इंटू 40 बाय 100 विल गिव अस द एक्चुअल मोल्स ऑफ बी फॉर्म। ये चीज समझ में आई नहीं आई? 1 सेकेंड, हाँ 8 आएगा। अब बी से सी निकालो, बी से सी का थियोरेटिकल यील्ड निकालो, कितना आएगा बच्चों? हाँ 24। 8 बी बना था ना बेटा, एक बी से 3 सी बनते हैं, तो 8 बी से कितना सी बनेगा, या कितना सी बनना चाहिए? थियोरेटिकल कितना होगा बेटा? थियोरेटिकल 24 है, गुड। एक्चुअल कितना होगा? एक्चुअल इज गोइंग टू बी 12। नाइस, अच्छा, एब्सोल्युटली करेक्ट।
डी इज 1.2। अब बच्चों ध्यान दो, पे अटेंशन, जिन बच्चों का भी नहीं हुआ है पे अटेंशन। ए के 10 मोल से बी के कितने मोल बनने चाहिए? बनने चाहिए 20। नाउ 20 कैन बी रिटन एज, ऐसे देखो 20 बनना चाहिए, और बनेगा कितना? या तो तुम लंबा तरीका लगाओ, x बाय 20 इंटू 100 इज 40। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 20 इंटू 40/100, हाँ है ना? हाँ हाँ, आइडिया इज विल गेट 20 इंटू 40/100, हाँ है ना? मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, सुनते आना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, एक स्टेप में आंसर आएगा, सुनते आओ। 10 से 20 बनना चाहिए था बी का, दिस इज योर थियोरेटिकल यील्ड, हाँ है ना? 20 इंटू 40/100, ये क्या देगा बच्चों? ये क्या देगा? दिस विल गिव अस द एक्चुअल अमाउंट ऑफ बी फॉर्म्ड, हाँ या ना? ये बता रहा है एक्चुअल अमाउंट ऑफ बी फॉर्म, मतलब बी एक्चुअली इतना बना है, बनना चाहिए था इतना, बना इतना। कोई डाउट यहां तक? गुड। ये है बी फॉर्म्ड, इसको लिख दूं कहीं, बी फॉर्म। अब बी से सी कितना बनना चाहिए? एक बी से 3 सी बनता है, तो इतने बी से कितना सी बनना चाहिए? अगर एक बी से 3 सी बनता है, तो इतने बी से कितना सी बनना चाहिए? हाँ या ना? बनना चाहिए ना? एक बी से सर 3 सी पर ये बनता तो है। 2B के ये लिए नहीं, जो हमने कैलकुलेट किया है 20 × 40/100। क्या कह रहे हो बेटा, फिर से बोलना। ये 20 × 40/100 ये 2B के लिए नहीं है, तो हम इसे B के लिए तो हाँ, हाफ। टू बी मत बोलो, बी बोलो। ये तो टू बी इज जस्ट द मतलब टू इज जस्ट द स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ मतलब यहाँ पे हमने बी के मोल्स निकाले, ये मत बोलो कि टू बी के मोल्स निकाले हैं। ठीक टू है इज सर। जस्ट टेलिंग अस कि एक ए से 2 बी बनते हैं। हमने ठीक है। जो ये 20 निकाला है, दीज आर द मोल्स ऑफ बी फॉर्म, नॉट मोल्स ऑफ टू बी फॉर्म। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? यस सर। क्लियर हो गई ये चीज? यस सर। अब ये मोल्स ऑफ बी थे जो बने, और ये मोल्स ऑफ बी आ गए अब यहाँ पे। इंटू 3 क्या दे रहा है बेटा? दिस इज गिविंग अस मोल्स ऑफ सी दैट शुड बी फॉर्म, हाँ या ना बच्चों? दिस इज गिविंग अस थियोरेटिकल यील्ड ऑफ सी। गॉट इट और नॉट? समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? ये इतना समझ में आ रहा है, दिस इज द अमाउंट ऑफ बी जो कि एक्चुअली बना। अब देखो, एक बी से 3 सी बनता है, तो इतने बी से कितना सी बनना चाहिए? इंटू 3, हाँ या ना? एक बी से 3 सी बनता है, तो इतने बी से कितना सी बनना चाहिए? इतना। बट दिस इज द थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ सी फॉर्म, थियोरेटिकल मोल्स ऑफ सी है ये। एक्चुअली कितने बनेंगे? इंटू 50/100। दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअल सी फॉर्म, दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सी फॉर्म। अब एक सी से एक डी बनना चाहिए, हाँ है ना? तो इतने मोल सी से कितना मोल डी बनना चाहिए? इतना मोल डी बनना चाहिए था। दिस इज योर थियोरेटिकल यील्ड ऑफ डी। एक्चुअली डी कितना बनेगा? दिस इज योर थियोरेटिकल मोल्स ऑफ डी। एक्चुअल डी कितना बनेगा? इंटू 10/100। दिस इज योर डी फॉर्म। कुछ समझ में आया या नहीं आया? दिस इज योर आंसर। बताओ बच्चों, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? क्लियर हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चों तुम आंसर दो, ऑफलाइन वालों ने तो बता दिया कि हाँ समझ में आ ये गया। ऑनलाइन में कितने बच्चों को समझ में आ गया? प्लीज रेज योर हैंड्स गाइस। ओके, दैट्स 1, दैट्स 2, 3, who's that? ओके 4। आयुष को समझ नहीं आया? आयुष बेटा कहाँ अटक गए? ओके, ये समझ नहीं आया, आयुष डिडंट रेस्पॉन्ड। देखो बात गाइस, ये चीज कितने बच्चों को मतलब, ओके फाइन गाइस, ये हर एक बच्चे को क्लियर है? ऑफलाइन वाले बच्चों से भी एक बार फिर से पूछ लो।
हर एक को क्लियर है ना ये चीज? दैट इज वेरी नाइस। क्लियर है तो अच्छी बात है। वी आर डन विद परसेंटेज यील्ड। आई डोंट थिंक परसेंटेज यील्ड के ऊपर और क्वेश्चंस करवाने की जरूरत है। कौन से टाइप का? इस टाइप का या इससे पहले वाले टाइप का? इसके मोल बने, इसका यील्ड परसेंटेज 40%, इसका यील्ड परसेंटेज 50% और इसका यील्ड परसेंटेज 20%, 20 नहीं 30%। डी के मोल्स बने एक। डी के मोल्स कितने बने? एक। बताओ ए कितना लिया होगा? सर ये डाउट हाँ बेटा। नहीं सर, मुझे टास्क में ऐसे भी कर सकते हैं कि दो यील्ड दे रखे हो और तीसरा नहीं दे रखा हो तो तीसरा निकालो। तीसरे का यील्ड परसेंट पूछा हो? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं अभी, तुमने पूछा है तो मैं क्वेश्चन बना दूंगा उसके ऊपर, लेकिन अभी इसको करो। ये क्वेश्चन बहुत आसान है गाइस, रिवर्स में मत जाना। मान के चलो रिएक्टेंट के मोल्स एक्स है, अब वही एक्सप्रेशन बनाओ और राइट साइड में इक्वेट कर दो 1 से। रिवर्स में जाने की जरूरत नहीं है गाइस, डोंट गो इन रिवर्स। एक्स मोल्स रिएक्टेंट के मानो, रिएक्टेंट से निकालो एक्स से कितने मोल डी बनना चाहिए, उसका एक्सप्रेशन बनाओ और उसको इक्वेट कर दो 1 से, क्वेश्चन खत्म। क्यों करोगे? मोल्स ऑफ ए टेकन इनिशियली, ए जो लिया वो कितना लिया। एक्सप्रेशन आसानी से बनेगा गाइस, बहुत आसान एक्सप्रेशन है। सॉल्व करने के लिए ही कह रहा है, एक्सप्रेशन बनाने के लिए कह रहा हूं, एक्सप्रेशन आसानी से बन जाएगा। रिएक्टेंट के मोल्स एक्स मानो, उससे फॉरवर्ड जाओ, बैकवर्ड जाने की जरूरत नहीं है, बैकवर्ड समस्या है। हो जाए तो बता देना, हो जाए तो बता देना। अरे शांति गाइस, हो गया नहीं हो गया क्वेश्चन? अच्छा डिस्कस कर दे, वेरी नाइस। हुआ या नहीं हुआ? सर एक्सप्रेशन बन गया। बन गया एक्सप्रेशन? कौन से बच्चे का बन गया? सर शुभानी। ओके बेटा बताओ। सर तो फाइनल C to D में एक्सप्रेशन बना 3x/2 इंटू 40/100 इंटू 3 इज इक्वल टू 1। नहीं नहीं, इंटू 1 सेकेंड, 50/100 कहाँ गया? और 30/100? ओ हाँ सर वो भी, तो इंटू 50/100 और इंटू 30/100। 3/2x into 40/100 into 3 into 50/100 into 1 into is equal to 1. Absolutely correct. Answer is correct. बच्चों बना, और ये क्वेश्चन तो तुम लोगों को करना था भाई। दिस वाज योर क्वेश्चन गाइस, योर विश, योर डिमांड। मुझे नहीं पता, मैंने थोड़ा सॉल्व किया है। एक्सप्रेशन बता दो गाइस, एक्सप्रेशन बता दो। हाँ दिखाओ, सॉल्व कर डाला। रुक जा, अरे बेटा कुछ ज्यादा ही एक्स आ गए यहाँ पे तो। नहीं नहीं गड़बड़ है, मैं बताता हूँ। एक्स ज्यादा लगा दी तुमने, वो एक ही तो है बार बार। रुको मैं समझाता हूँ, समझाता हूँ। गाइस एक्स मोल ए से कितना मोल बी बनना चाहिए? एक्स मोल ए से कितना मोल बी बनना चाहिए? 3x/2। ओके, और बनेगा कितना? अब ये बी है जो बना, बी से सी कितना बनना चाहिए? नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाओ, इंटू 3। ये वो है जो बनना चाहिए, बनेगा कितना? इतना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब सी से डी कितना बनना चाहिए?
ये सी है, ये वो है जो सी बना, एक्चुअली बना। सी से डी कितना बनना चाहिए? इंटू 1। और बना कितना? और ये क्या है? 1। क्वेश्चन हो गया खत्म। कर क्या रहे हो उसके साथ? और रिवर्स में जाओगी क्यों भाई? एक और फॉर्मूला रटने का शौक है क्या? इतने कम में? गाइस क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई? लिविंग एवरीथिंग असाइड, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? स्वास्तिक बेटा क्लियर है? एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा बोलो। जो क्वेश्चन में जैसे एक्स मोल देते हैं तो वो एक्चुअल मोल होता है? हाँ, ये वो मोल्स है जो कि लिए, ये एक्स पूरा रिएक्ट कर नहीं रहा। दिस इज अ मोल ऑफ एक्स दैट वी टुक। एक्स का एक परसेंटेज रिएक्ट करा है एक्चुअली। दीज आर द एक्चुअल मोल्स ऑफ ए दैट वी टुक, जिसमें से तुम्हारा 40% रिएक्टेड टू फॉर्म प्रोडक्ट। समझ आया नहीं आया बेटा? ओके जी सर, बेटा, यस क्लियर हो गई ये चीज? क्लियर हो गया ना? यस सर। ओके ओके। हाँ, अब परसेंटेज यील्ड हो गया। अच्छा गाइस एक और चीज, एक इसका शॉर्टकट भी था। शॉर्टकट में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है और ऐसा भी लग रहा होता है कि यार इससे बढ़िया तो लॉन्ग कट से ही चले आओ। नहीं है, क्वेश्चन में आएगा ही नहीं, आएगा तो मेंस में आएगा और उसमें तो तुम्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा। स्कूल में नहीं आएगा, स्कूल में है ही नहीं। डोंट वरी अबाउट इट। ओके गाइस, एक क्वेश्चन करते हैं। नहीं, क्वेश्चन क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में चेंज करते हैं। गाइस देखो, एक शॉर्टकट भी है यार। ए गिविंग डी चाहिए, मैं क्या करता, मैं इसको ए से डी के बीच में रिलेशन देखते हैं। किसके बीच में रिलेशन देखते हैं बच्चों? ए से डी के बीच में। ये जो बी है और सी है, ये तो बीच में बने और खत्म हो गए। हाँ है ना बच्चों? ये जो बी और सी है, ये बीच में बने और क्या हो गए? खत्म हो गए। फाइनली तो तुम्हारे पास डी है ना गाइस। तो ये जो बी और सी है, ये इंटरमीडिएट है, बीच में बने और फिर जाके खत्म हो गए। हमें रिलेशन चाहिए बिटवीन ए एंड डी। डी। तो हम क्या करेंगे, बी और सी को एलिमिनेट करेंगे, काटेंगे बी और सी को बीच में से। काटेंगे कैसे? यहां पे 3b है, यहां पे b कितना है? 1। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, अब यहां पे सी भी एलिमिनेट करना है हमें तो रिलेशन ए और डी के बीच में चाहिए। तो गाइस इधर 9c 9d कर दे। अब इन सारी रिएक्शंस को ऐड कर दे, ये रिएक्टेंट में, ये प्रोडक्ट में ऐड कर दे गाइस। ऐड करेंगे तो डू यू रियलाइज बी भी कट जाएगा और सी भी कट जाएगा। रिलेशन क्या बनेगा गाइस? 2a गिविंग 9d। अब इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड क्या है? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यील्ड परसेंट इज y1/100 इंटू y2/100 इंटू y3/100। मतलब जितने भी रिएक्शन है उनका यील्ड परसेंट इंटू 100, दैट इज योर यील्ड फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। इन रिएक्शन का ओवरऑल यील्ड, इस रिएक्शन का जो यील्ड है वो क्या होगा? इट विल बी दिस गाइस। हमारा पहला क्या था? 40/100। दूसरा था हमारा 50/100। तीसरा था हमारा 30/100 इंटू 100। जरा सॉल्व करते हैं। सिक्स परसेंट 6% इज द यील्ड। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन का यील्ड परसेंट कितना है? 6। अब हमें पूछा गया है डी के मोल्स कितने बने थे बेटा हमारे? 1 मोल। तो और पूछा गया था ए के मोल्स कितने लिए। सीधा करो, एक्स से डी कितना बनना चाहिए था? 9/2x। और बनेगा कितना उसका एक्चुअली? 6/100 इज गिवन टू अस एज 1। क्वेश्चन खत्म। ये लग रहा होगा आसान ही, एक्चुअली लेंदी है। पहले तुमने यील्ड परसेंट निकाली ओवरऑल, फिर तुमने बीच में से रिएक्टेंट्स को, जो बीच के इंटरमीडिएट से, उनको एलिमिनेट किया। ये थोड़ा लंबा है एक्चुअली अगर देखा जाए तो, वो वाला इजी था। लेकिन यहां से एक नया फॉर्मूला तुम्हें पता चल गया। क्या बच्चों? ये फॉर्मूला नया पता चल गया, तो अच्छी बात है। ये पता चल गया, ये भी सही है।
दो होते तो क्या करते, अगर दो ही रिएक्शन होती, दिस इंटू 100। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यील्ड इज डन। बेटा वो तो मैं दो ही लेता हूं, दो रिएक्शन लूं, तीन के बजाय दो ले लूं बेटा। बेटा तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसको मैं बताता हूं, सुनो। वो क्वेश्चन टफ नहीं है, यहाँ पे हमें यील्ड परसेंट दे रखा है एज 50, यहाँ पे यील्ड परसेंट हमें नहीं दे रखा, पूछा गया है यील्ड परसेंट। ओके, हमें कहा गया है ए के हमने लिए 4 मोल, ओके, और सी के मोल बने हमारा 1 मोल। व्हाट इज द यील्ड परसेंट इन द सेकंड रिएक्शन? सपोजिंग ये क्वेश्चन है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारा जो क्वेश्चन है दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये वही है जो अभी हमने किया है। यहां तक समझ आ गया? ए गिविंग 2b का यील्ड परसेंट 50 दे रखा है, बी गिविंग 3c का यील्ड परसेंट पूछा गया और बताया गया है मोल्स फॉर्म्ड इज 1। कैसे करोगे बेटा? हम कहेंगे ए से बी कितना बनना चाहिए, 8, बना कितना 50/100। बी से सी कितना बनना चाहिए, 3, बना कितना इंटू y/100 इज 1। हो गया, क्वेश्चन खत्म। समझ आया नहीं आया? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? जो तुम्हारा डाउट था दैट वाज इजी, अब समझ आ गया कैसे करना है? पैटर्न वही रहेगा जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। समझ गए? सो नाइस। बच्चों क्लियर हो गया? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? गाइस बोलो भाई, बोलो, स्पीक आउट। अरे बच्चों समझ गए? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चों? इट इज एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट प्लस वाटर। ओके गाइस, it is acid plus base giving salt plus water, that is neutralization। कई बार इसके साथ CO2 वगैरह भी इवॉल्व हो जाती है, बट दैट डजंट मैटर। ओके बच्चों, अब जब एसिड और बेस पूरे खत्म हो गए, से मान के चलो अज्यूम करते हैं एसिड के हमने 10 मोल लिए, उसमें तुम बेस ऐड करते गए, जब एसिड पूरा खत्म हो गया, सिर्फ सॉल्ट और वाटर पड़ा है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट। इनमें थोड़ा फर्क होता है, इन दोनों में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन दैट इज अ फर्क जो कि तुम सीखोगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। इक्विवेलेंस, VALENS, वैलेंस, इक्विवेलेंस पॉइंट, इनमें माइन्यूट फर्क होता है, लेकिन आइडिया इज वो हम आयनिक में पढ़ेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट। इसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोल देते हैं, टर्म है। और एसिड में बेस या बेस में एसिड को डालना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन। क्लियर है बच्चों? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन जब हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया मतलब एसिड और बेस दोनों खत्म हो गए, सिर्फ सॉल्ट और वाटर पड़ा है, उस वक्त देयर इज अ कंडीशन विच होल्ड्स ट्रू। वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। जब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के बराबर हो जाएगा, तब ना एसिड बचेगा ना बेस बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, सॉल्ट और वाटर। क्लियर है बच्चों? when gram equivalent of acid is equal to gram equivalent of base, there remains nothing but salt and water। समझ गए गाइस? अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के फॉर्मूले तुमने दो सीखे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के फॉर्मूले तुमने दो सीखे हैं। एक है मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल्स इनटू एन फैक्टर कब यूज करोगे, जब मोल्स दे रखे हैं या जब मास दे रखा है, मास दे रखा है तब मास से मोल निकालो और मोल एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? ये कब यूज करना है, जब या तो डायरेक्टली तुम्हें मोल्स पकड़ा रखे हैं या तुम्हें मास पकड़ा रखा है। मोल्स या मास पकड़ा रखा है, दिस इज द फॉर्मूला टू यूज। कोई डाउट यहां तक? गुड। एक और फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अगर हमारा जो न्यूट्रलाइज हो रहा है, जब हमारा एसिड या बेस न्यूट्रलाइज हो रहा है, अगर वो सॉल्यूट है सॉल्यूशन में,
जैसे H2SO4 का सॉल्यूशन लिया, इसका मतलब H2SO4 इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। क्लियर है बच्चों? आइडिया इज जब तुम्हारा सॉल्यूट एसिड या बेस है तो तुम्हें याद होगा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हाँ हाँ, दैट वाज नॉर्मेलिटी। मतलब यहाँ पे you can also write this down as n factor into molarity into volume in liter, ये भी लिखा जा सकता है। मतलब you know that normality can be written as molarity into n factor। मैं बताना चाह रहा हूं ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब तुम्हें एसिड या बेस का क्या दे रखा है बच्चों, सॉल्यूशन दे रखा है। मास दे रखा है तो मोल्स इंटू एन फैक्टर करो, और अगर तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है देन यूज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम टू फाइंड आउट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड या बेस। समझ में आया नहीं आया? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? क्लियर है? गुड। क्वेश्चन करते हैं। लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। क्वेश्चन Al2CO3 थ्राइस के हमारे को दे रखे हैं 10 ग्राम। इट is neutralized by 100 ml of H2SO4 solution. Find molarity of H2SO4 solution. क्वेश्चन क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तुम कहोगे सर ये तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट दे रखा है, ये हमारा बेस तो नहीं है, लेकिन बेसिक है। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कार्बोनेट्स बाई कार्बोनेट्स ऑक्साइड्स आर बेसिक। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? कार्बोनेट्स बाई कार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड्स आर बेसिक। क्लियर है? अब हम यहां पे क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Al2CO3 थ्राइस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। हाँ है ना? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Al2CO3 थ्राइस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? क्लियर हो गई ये चीज? करते हैं क्वेश्चन को। एक ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Al2CO3 थ्राइस कैसे निकालोगे, कोई बताएगा मुझे? उसका मास दे रखा है, मास से ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो? मोल्स निकालो इंटू एन फैक्टर करो, तो 10 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2CO3 थ्राइस। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? गाइस ऑनलाइन वाले बच्चों भाई बोला करो। Yes, sir. Yes, sir. ये क्या दे रहा है बच्चों? अब Al2CO3 थ्राइस का एन फैक्टर और बता दो, जो भी है 27। हाँ मैं ही कह रहा था व्हाट इज द एन फैक्टर फॉर Al2CO3 थ्राइस। ये मैंने तुम्हें करवा रखा है, एन फैक्टर का सेकंड नहीं थर्ड क्लास में करवाया था। 6 होगा टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। ये क्या दे रहा है बच्चों हमें? अब लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रहा है? दिस वाज मोल्स, मोल्स इनटू एन फैक्टर विल गिव Gram equivalent. ग्राम इक्विवेलेंट। गुड। शुड वी कहा बेटा एसिड या बेस का तो एन फैक्टर आसान था, जितने H लूज कर रहा है जितने OH लूज कर रहा है। सॉल्ट के लिए एन फैक्टर इज टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द आयन। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है? +3। एल्यूमिनियम के कितने एटम है हमारे पास Al2CO3 थ्राइस में? 2 है ना बेटा? तो चार्ज इस पे +3 है, 2 एटम है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 6। नेगेटिव चार्ज से भी देख सकते थे, कार्बोनेट का चार्ज क्या होता है? -2, और कार्बोनेट इस कंपाउंड में कितने हैं? 3, अगेन 6। समझ गए बेटा? ये समझ में आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड क्या बता रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अब कैसे निकालोगे, कौन से फॉर्मूले से निकालोगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड किस फॉर्मूले से निकालोगे? नॉर्मेलिटी इंटू एन फैक्टर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सॉरी, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, दिमाग खाली हो गया। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से क्या निकालोगे बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट। कोई डाउट यहां तक? समझ गए? मतलब लेफ्ट साइड में हमने फॉर्मूला यूज किया ये वाला, मोल्स इंटू एन फैक्टर, और राइट हैंड साइड में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। हाँ या ना बताओ? अब देखो मोलैरिटी पूछी गई है, नॉर्मेलिटी क्या होगी बच्चों? हमें तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम चाहिए ना,
तो मोलैरिटी m है, n फैक्टर क्या होता है H2SO4 का 2। ये क्या दे रहा है बच्चों हमें, नॉर्मेलिटी। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों, 100/1000 लेंगे बिकॉज वी नीड द वॉल्यूम टू बी इन लीटर बच्चों। ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों को क्लियर हो गया, ये आंसर है गाइस, आंसर है हमारा। और कितने बच्चों क्लियर हुआ, हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चों स्पीक आउट, कितने बच्चों को ये तरीका क्लियर है। यस सर क्लियर है। कौन सा बच्चा जंप आउट कर गया था क्लास से, बताओ। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा तो बताओ, आई रिपीट इट। नहीं सर, एक बार आप रिपीट कर दो प्लीज। यहाँ ये क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन तो हो गया था ना तुम्हारे टाइम तक। हाँ सर। सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए निकल गया था ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी में। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये तो समझ गए होगे या नहीं हाँ, आया। नहीं आ शुड गया बी सर। इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हम निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले से, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। नॉर्मेलिटी हमें कितनी दे रखी है बेटा, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर कर सकते हैं, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर ऑफ H2SO4 जो कि 2 है, हाँ, इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, तो लीटर में 100। कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ठीक है सर, डिवाइड कर। समझ गई। समझ गए बेटा। यस सर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, जो भी आ रहा है, नो आइडिया। एक और पे आते हैं, H2SO4 लिया 10 100 ml 0.2 मोलर, इसमें हमने ऐड किया CaCO3 x ग्राम, रिजल्टिंग सॉल्यूशन is neutralized, resulting solution is neutralized by 10 ml of 0.5 molar KOH. Find X. क्वेश्चन क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो मैंने अभी बोला है बच्चों। अब यहां पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले एसिड लिया, एसिड में बेस फेंका, बेस फेंकने के बाद हमें अभी न्यूट्रलाइजेशन हुआ नहीं, CaCO3 डालने के बाद न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, CaCO3 डालने के बाद पूरा न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, थोड़ा हुआ, और उसके बाद हमें क्या डालना पड़ा, KOH, मतलब और बेस डालना पड़ा। मतलब डू यू रियलाइज एसिड ज्यादा रहा होगा CaCO3 से, एसिड बचा रह गया, और जो बचा हुआ एसिड है वो किसने न्यूट्रलाइज करा, KOH ने। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। तो पहले काम करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड H2SO4 माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 minus gram equivalent of CaCO3 will give us gram equivalent of acid left will be equal to, that left will be equal to gram equivalent of KOH। फिर से बताता हूं, gram equivalent of H2SO4 minus gram equivalent of CaCO3 will give us gram equivalent of acid in excess जो बचा हुआ है, and that will be equal to gram equivalent of KOH। समझ में आया नहीं आया, एक्सप्रेशन बनाओ गाइस, मेक द एक्सप्रेशन, डू इट। हो जाए तो बता देना, आसान है गाइस, आसान है, एक्सप्रेशन बनाना है, सिर्फ सॉल्व थोड़ा करने के लिए कह रहा हूं मैं तुम्हें, करो इसे। बोलो गाइस, क्या चल रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 तो निकल गए होंगे, CaCO3 के ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, मोल्स इनटू एन फैक्टर, x ग्राम है, मोल निकालो, x बाय मॉलिक्यूलर मास, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, अब हो जाएगा x बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 इनटू एन फैक्टर ऑफ CaCO3 दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। एक्सप्रेशन अब बन जाना चाहिए, अब बन जाना चाहिए। हाँ बेटा, हाँ बेटा,
ये रहा, ट्राई इट आउट गाइस। ऑनलाइन में किसी बच्चे का एक्सप्रेशन बना? Was somebody able to make the expression guys? बच्चे बोल भी ना रहे भाई। हाँ बेटा बोलो। 0.2 इंटू 2 इंटू 0.1 H2SO4 का आ गया, ठीक है, माइनस 2x बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 ठीक है, इक्वल्स टू 0.5 इंटू 1 इंटू 0.01। एब्सोल्युटली करेक्ट। 100 इंटू 0.2 इंटू 2 बाय 1000, ये क्या दे रहा है बच्चों? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम किया है, बस वॉल्यूम को ml से किस में कन्वर्ट किया है? लीटर में। दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? ये आए मोल इंटू एन फैक्टर गिव्स ग्राम इक्विवेलेंट, विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया ये एक्सप्रेशन, ये बता दो मुझे। हाउ मेनी किड्स अंडरस्टूड दिस एक्सप्रेशन? क्लियर हो गया? सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। इधर ध्यान दो बच्चों, पे अटेंशन। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना, मैं कह रहा हूं हमने इम्प्योर CaCO3 लिया और कितना लिया बच्चों हमने? 20 ग्राम। फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3। गाइस अब तुम्हें लग रहा होगा, ध्यान से देखो, 20 ग्राम दे रखा है CaCO3। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस, आवाज ना करो, हमें यहाँ पे 20 ग्राम CaCO3 दे रखा है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका सिर्फ एंड में यूज है, बिल्कुल एंड में, व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट द परसेंटेज। क्लियर है गाइस? क्योंकि ये इम्प्योर है, इसमें एक्चुअल CaCO3 थोड़ा सा कम रहा होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक्चुअल CaCO3 इज नॉट 20 ग्राम, इट इज लेस देन 20। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है ये चीज? इम्प्योरिटीज है, राइट, इसलिए हमारा 20 से कम इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ CaCO3। कोई डाउट यहां तक? हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी पूरा वही एक्सप्रेशन रखेंगे, x निकालेंगे, x will give us the actual amount of CaCO3 in those 20 ग्राम सैंपल। एक्सप्रेशन हमारा ऊपर वाला ही रहेगा, यहाँ पे जो x है that is giving us the actual CaCO3 present in 20 ग्राम सैंपल। समझ आया नहीं आया? अब हम परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे? परसेंटेज प्योरिटी विल बी x बाय 20 इंटू 100। बस क्वेश्चन में एक स्टेप आगे चले गए, x बाय 20 इंटू 100। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? क्लियर हो गई ये चीज? डन? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, अ टफ क्वेश्चन, पे अटेंशन। हंड्रेड ml of 0.4 molar H2SO4 and 0.2 molar and 1 second and 200 ml of 0.2 molar HCl plus x ग्राम Na2CO3 ऐड किया। ओके, सॉल्यूशन V2 का। अब इस सॉल्यूशन का हमने क्या लिया? 50 ml sample is neutralized by 10 ml of
0.1 मोलर KOH या NaOH. Find the mass of Na2CO3 taken. क्वेश्चन में दिक्कत कहां आ रही है ये बताओ. ये पुराने क्वेश्चन से कहां पे डिफरेंट है? सर उसका 50 ml इज न्यूट्रलाइज्ड होता है. हाँ, क्वेश्चन में चेंज कहां आया है जो हमने अभी किया? हाँ, एसिड का फर्क नहीं पड़ता. एक एसिड ले रहे हो, दोनों एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट उठा लो. मेन चेंज आया है सैंपल में. सैंपल इज व्हाट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ सैंपल जो कि तुम्हें परेशान करेगी. हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड लो माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 लो. ठीक है ना बच्चों? ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन एक्सेस दे रहा है. दे रहा है नहीं दे रहा है? Acid minus Na2CO3, it is giving the acid in excess, the one which is going to be neutralized by NaOH. हाँ है ना? क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या हमने इस सैंपल को न्यूट्रलाइज किया है? इस सैंपल को न्यूट्रलाइज किया है NaOH से? नहीं, इसको हमने न्यूट्रलाइज नहीं किया. इसके 50 ml सैंपल को न्यूट्रलाइज किया है. इस पूरे सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज नहीं किया NaOH से. उसके 50 ml सैंपल. अभी हमारी वॉल्यूम क्या थी? बिफोर टेकिंग द सैंपल व्हाट वाज द फाइनल वॉल्यूम? मैं पूछ रहा हूं, यहां पे दिख रहा है. जब हमने 100 ml HCO4 लिया, 200 ml HCl लिया और उसमें कुछ सॉलिड Na2CO3 डाला, अज्यूम करो Na2CO3 ने वॉल्यूम में चेंज नहीं किया. व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 300 ml. 300 है. उस 300 का 50 ml सैंपल को न्यूट्रलाइज किया है हमने. किससे? NaOH से. ये चीज समझ में आई नहीं आई? That 300 का 50 ml सैंपल इज न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH. कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकालते हैं. किस में निकालें? इसमें जो अभी हमने लिया है ना, जो मैंने अभी रेड से मार्क करा हुआ है, फिर से रेड से मार्क करता हूं. इसमें निकालो एसिड कितना है एक्सेस में. ये एसिड था एक्सेस इन 300 ml. निकालो 50 ml में कितना परसेंटेज होगा उसका. तुम्हें याद है मैंने क्वेश्चन करवाया था शायद? सैंपल ले रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो बार बार. ऐसा कोई क्वेश्चन करवाया था मैंने? कोई बात नहीं. आइडिया इज कि यहां पे ऐसे समझो, जो ग्राम इक्विवेलेंट 300 ml में बचे थे एसिड के, 50 ml में उसकी परसेंटेज होगी या नहीं होगी? कुछ परसेंटेज होगी. मतलब 300 ml में अगर हमारा कुछ था ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एक्सेस में, तो यू फाइंड आउट द ग्राम इक्विवेलेंट इन एक्सेस इन 50 ml प्रोपोर्शन से, यूनिटरी मेथड से, एंड दैट इज द वन विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH. क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो मैंने अभी बोला? यू फाइंड आउट द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन एक्सेस. पहले ये निकालो कितने एसिड एक्सेस में होगा. ये तो निकालोगे तुम आसानी से. क्या कितना आएगा बच्चों? हाँ बताओ, टेल मी. ये 4/10 कहां से आ गया यार? अच्छा आगे. गलत. एक्स बाय दो मिस्टेक करिए. एक तो 96 उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं है. हाँ, और दूसरा प्लस क्यों करोगे भाई? सब्ट्रैक्ट करोगे. एसिड है, बेस तो सब्ट्रैक्ट करेगा ना बेटा. बच्चों हुआ ना हुआ? सर तो H2SO4 प्लस HCl करेंगे और फिर उस पूरे में से Na2CO3 माइनस जी सर. करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल. एक्सप्रेशन क्या बना बच्चों बताओ? सर बना रहे हैं अभी. इतनी में निकाल लो. इतनी में एसिड एक्सेस कितना है? इतनी में एसिड एक्सेस कितना है वो बता दो. बोलो गाइस. अरे यार मेरे को नहीं पता. ये एक्सप्रेशन क्या दे रहा है बच्चों? टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3.
हाँ या ना? सॉरी, हाँ या ना बच्चों? ये क्या दे रहा है अब? ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन एक्सेस। क्लियर है बच्चों? यार ये एक्सेस कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में है? 300 ml में। तो 50 ml में एक्सेस कितना होगा? हाँ बताओ क्या होगा? किससे मल्टीप्लाई करें इसे? 50/300 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 50/300 से। ये दे रहा है एसिड इन एक्सेस इन 50 ml। समझ में आया नहीं आया? ये दे रहा है एसिड इन एक्सेस इन 50 ml एंड दिस इज द वन विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH। हाँ बेटा बोलो। अरे अभी देख ही लो ना यहाँ से। बच्चों ये एक्सप्रेशन जो अभी मैंने बोला, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, पहले ये बता दो। सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉरी 0.1 बेस था ये। 0.1, हाँ। माय बैड। हाँ बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गाइस ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों को क्लियर हो गया? हर एक बच्चों को क्लियर हो गया? किसी भी बच्चों को डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? ओके नाइस। न्यूट्रलाइजेशन इज ऑल्सो ओवर। न्यूट्रलाइजेशन का आइडिया तुम्हें मिल गया। अब क्वेश्चन जो भी आएंगे वो इससे आसान ही आएंगे। ये टफ है, इट इज अ टफ क्वेश्चन। ये आएगा सर जेईई में? हाँ जेईई में न्यूट्रलाइजेशन हाँ आता है, आते हैं दैट्स व्हाट आई एम। हाँ इतने टफ नहीं आएंगे, वो यहां तक भी नहीं आता। वहां पे सीधा आता है इतनी मोलैरिटी इतना वॉल्यूम हमने HCl लिया, इतना मोलैरिटी इतना वॉल्यूम हमने NaOH लिया, या इतनी मोलैरिटी NaOH लिया, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड। वो दोनों ही मोलैरिटी वॉल्यूम वाले आते हैं। ये सारे टफ है। क्लियर हो गया गाइस? सो नाइस। न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अब आते हैं रेजिड्यू। एक टफ क्वेश्चन है गाइस, और उसका मैं सुनते आओ बच्चों, प्लीज आवाज नहीं। NaHCO3 प्लस Na2CO3 का हमने लिया 10 ग्राम सैंपल। ओके, उसको हमने हीट किया। एंड रेजिड्यू इज 7 grams. Find percentage of Na2CO3 in original sample, original mixture। एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि ये क्वेश्चन में कोई रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से अमाउंट मतलब कुछ बन रहा है, प्रॉड बन रहा है, रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब होता है सॉलिड सब्सटेंस इन द मिक्सचर। सॉलिड इज रेजिड्यू। गैस है वो उड़ जाएगी, तो नॉर्मली जो तुम्हारा सॉलिड होता है दैट इज काउंटेड एज रेजिड्यू। रिएक्शन में तुम्हें बता देता हूं पहले, लेट मी टेल यू द रिएक्शन गाइस। NaHCO3 is what reacts, or rather it is the one that decomposes to give Na2CO3 plus H2O plus CO2। Okay guys, this is the one which decomposed। हमें दे रखा है NaHCO3 और Na2CO3 का मिक्सचर है। कितना मिक्सचर है बच्चों? 10 ग्राम। NaHCO3 का मास मान लो x ग्राम, तो Na2CO3 कितना आ रहा होगा?
10 माइनस एक्स ग्राम, हाँ है ना। अब मैं फाइनल में रेजिड्यू क्या होगा गाइस, कोई बताएगा मुझे रेजिड्यू क्या बचेगा? रेजिड्यू क्या बचेगा? व्हाट विल बी द रेजिड्यू एट द एंड ऑफ रिएक्शन? रेजिड्यू क्या होना चाहिए? डू यू रियलाइज ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा अगर टेम्परेचर हाई एनफ है, तो रेजिड्यू क्या होगा? Na2CO3 होगा, नहीं होगा? अब काम की चीज, डोंट मिस आउट दिस Na2CO3। एक Na2CO3 वो है जो कि तुम्हारा रिएक्शन के दौरान बना, एक Na2CO3 वो है जो रिएक्ट ही नहीं करा। There is one Na2CO3 which is formed during the reaction. There is one Na2CO3 which is जो हमारा रिएक्ट ही नहीं करा, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मिक्सचर। और इन दोनों का सम कितना है बेटा? 7 ग्राम। क्वेश्चन कर सकते हो नहीं कर सकते हो? इन दोनों का सम इज 7 ग्राम गाइस। 10 माइनस एक्स प्लस ये Na2CO3 कितना बनेगा गाइस? 10 माइनस एक्स तो हमें बताया जो ओरिजिनली प्रेजेंट था, इसके x ग्राम से इसका कितना ग्राम बनेगा बताओ गाइस? स्टोइचियोमेट्री अभी तो करी है हमने, कल की क्लास में, लास्ट क्लास में करी थी, इस क्लास में करी है। x ग्राम अगर मैं NaHCO3 ले रहा हूं तो उसे कितने ग्राम Na2CO3 बनेगा? हाँ क्यों भाई? x ग्राम है, x से निकालो मोल्स ऑफ NaHCO3, फिर उससे देखो Na2CO3 के मोल्स कितने बनेंगे, उससे निकालो मास ऑफ Na2CO3 कितना बनेगा, और उसमें ऐड कर दो 10 माइनस एक्स एंड गेट योर आंसर है 7। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। x ग्राम NaHCO3 है, उससे निकालो मोल्स ऑफ NaHCO3, मोल्स ऑफ NaHCO3 से निकालो मोल्स ऑफ Na2CO3, Na2CO3 के मोल से निकालो उसका मास। ये वो मास है जो NaHCO3 से बन रहा है, उसमें ऐड करो Na2CO3 जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, और इन दोनों का सम क्या आने वाला है? 7। लिखो, फिर से बोल रहा हूं, NaHCO3 का मास x है, उसे निकालो मोल्स ऑफ NaHCO3, मोल्स ऑफ NaHCO3 से निकालो मोल्स ऑफ Na2CO3, मोल्स ऑफ Na2CO3 से निकालो मास ऑफ Na2CO3। ये वो मास है जो तुम्हारा बना इन द रिएक्शन, उसमें ऐड करो मास विच वाज ऑलरेडी प्रेजेंट, दैट विल बी इक्वल टू 7। एक्सप्रेशन मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया है, अब तुम्हें बनाना बस बाकी है। बनाओ गाइस, मेक द एक्सप्रेशन। सुन नहीं रहे थे ना सर? वही तो मैं कह रहा था। NaHCO3 का मास x है, उससे निकालो मोल्स ऑफ NaHCO3, उससे निकालो मोल्स ऑफ Na2CO3, Na2CO3 के मोल से उसका मास निकालो, उसमें मास ऐड करो Na2CO3 जो ऑलरेडी प्रेजेंट था मिक्सचर में, हाँ, विल बी इक्वल टू 7। करो, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बिल्कुल सिर के ऊपर से, क्या थोड़ा धीरे बोलो और फिर से बोलो। हाँ 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 हाँ, गुड। परसेंटेज का फॉर्मूला और निकाल दो गाइस, करो प्लीज डू इट। परसेंटेज ऑफ Na2CO3 पूछा गया है ना, तो उसका क्या होगा? x तो NaHCO3 का मास दे रहा है, वो थोड़ी ना आंसर है, x इज नॉट द आंसर। हाँ तो बताओ परसेंटेज का क्या एक्सप्रेशन होगा? हाँ बच्चों प्लीज, ये पहला एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करो। बना? रिद्धांश बेटा बना? ऑनलाइन वाले बच्चों किसी का बना? बच्चों बना ना बना? सर मेरा नहीं बना, एक बार वापस एक्सप्लेन कर दोगे? मतलब एक्सप्रेशन बनाना है या समझ करने का तरीका बताना है? सर करने का तरीका। बेटा NaHCO3 का मास x है, हाँ उससे सर। निकालो मोल्स ऑफ NaHCO3, ठीक है? ठीक है फिर सर। निकालो मोल्स ऑफ, मतलब ध्यान से देखते आओ, मैं बता जा रहा हूँ, इससे निकालो मोल्स ऑफ NaHCO3, हाँ सर। मोल्स ऑफ NaHCO3 से निकालो मोल्स ऑफ Na2CO3, ठीक है फिर सर। इसका निकालो मास ऑफ Na2CO3, और उसमें ऐड करो ये वाला मास, क्योंकि ये भी रेजिड्यू में काउंट होगा, और इन दोनों का सम हो जाएगा 7। ओके सर। दक्ष बेटा हो रहा है?
ट्राई इट आउट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हर एक बच्चे का हो गया? एक्सप्रेशन बताओ। मैं सोचा कोई ऑनलाइन वाला बच्चा एक्सप्रेशन बताने की कोशिश करता। बन रहा है नहीं बन रहा है बच्चे एक्सप्रेशन? किसी का बना? आयुष बेटा बोलो भाई। आयुष बेटा। सिद्धार्थ बेटा। कर रहा हूँ सर। एक्सप्रेशन नहीं बन रहा? नो सर। जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है? यस सर सर। मैं वॉशरूम गया था, आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं पूछ रहा था कि एक्सप्रेशन बना? सर अभी मैं करके देखता हूँ, एक सेकंड। ओके। शिवानी जिया बेटा Sir, I'm not sure about it. बताओ, जो भी है बताओ। X by 168 वो मोल 168 बेटा तुमने 84 इंटू 2 कर दिया क्या? हाँ बेटा मौलिक मास से डिवाइड करो, मौलिक मास इंटू 2 से क्यों डिवाइड करोगे? एक्स बाय मौलिक मास विल गिव मोल ना बेटा। अच्छा 1 सेकंड, तुमने एक्स बाय 164 किया है ना, 168 सॉरी, उसके हाँ आगे? equals to given mass by 106. ओके ओके ओके, तुमने तो स्टेप वाइज कर रहे हो। हाँ तो फिर 106x by 168 plus 10 minus x equals to 7. सही है बेटा। वो तुमने, वो तुम्हारा 2 इसलिए आ रहा है ना कि तुम मोल्स निकाल लेते हो उसके Na2CO3 के। Yes, sir. ओके मेरा ध्यान नहीं गया। हाँ योर एक्सप्रेशन इज काइंड ऑफ करेक्ट, नो इट इज करेक्ट। Okay, sir. बच्चों देखो x बाय 84 ये क्या है बच्चों? सुन दिया होगा x बाय 84 क्या है? मोल्स ऑफ NaHCO3। इससे मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने बनेंगे? इंटू 1/2। ये मोल्स बने Na2CO3 के। मास ऑफ Na2CO3 कितना बनेगा? विच इज 106। दिस इज मास ऑफ Na2CO3 फॉर्म्ड। अब इसमें हम ऐड करते हैं मास ऑफ Na2CO3 ऑलरेडी प्रेजेंट विल बी इक्वल टू 7। हमें x पूछा गया है क्या? ना, हमें पूछा गया है परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द मिक्सचर, Na2CO3 इन द ओरिजिनल मिक्सचर। ये है ओरिजिनल मिक्सचर, इसमें Na2CO3 कितना है? 10 माइनस एक्स। परसेंटेज पूछी गई है ना, परसेंटेज ही लिखा था ना मैंने। फाइंड परसेंटेज बाय टोटल अमाउंट 10 ओरिजिनल मिक्सचर में इनटू 100। दिस इज योर आंसर बच्चों। हाँ बस। कौन सी? ओ भाई उसी तो एक्स निकलेगा। एक्स निकला, एक्स को हमने नीचे एक्सप्रेशन में डाला, वी गॉट अवर आंसर बच्चों। ये कितने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? यार आज हमने बहुत पढ़ाई करी है। हाँ सब बहुत सारे टॉपिक्स खत्म करे हैं। स्टोइचियोमेट्री, परसेंटेज यील्ड और न्यूट्रलाइजेशन और ये रेजिड्यू। वी हैव कवर्ड लॉट्स ऑफ टॉपिक्स एंड यू हैव डन ग्रेट जॉब। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स इन वन क्लास। हाँ सर ये फिर से बता दो। कौन सा बेटा? सर ये एक्सप्रेशन। ये वाला एक्सप्रेशन, ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन या नीचे वाला? सर ऊपर वाला। बेटा x बाय, एक काम करते हैं, इसको मैं लिखता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaHCO3। ये क्या देगा? सर मोल्स ऑफ NaHCO3। NaHCO3 है ना बेटा। अब दो NaHCO3 से एक Na2CO3 बनता है, हाँ है ना? यस सर। तो इतने मोल NaHCO3 से कितना मोल Na2CO3 बनेगा? इंटू 1/2 कर दें, दो से एक बनता है तो इतने से कितना बनेगा? इंटू 1/2 कर दें। यस सर। ये क्या दे रहा है बेटा बताओ मुझे? ये दे रहा ये है मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ। हाँ Na2CO3 फॉर्म। यस सर। अब इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3, ये क्या देगा? सर मास ऑफ मास ऑफ Na2CO3। दिस Na2CO3, ये देगा मास ऑफ
this Na2CO3। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब इसमें ये वाला मास और ऐड कर दो। दिस इज द मास ऑफ रेजिड्यू, दिस इज द मास ऑफ, बच्चों आवाज नहीं, दिस इज द मास ऑफ रेजिड्यू, जो कि हमारा प्लस 10 माइनस एक्स करने के बाद ये टोटल वैल्यू रेजिड्यू की कितनी है? 7। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. यहां से x निकल गया। अब हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द ओरिजिनल मिक्सचर। दिस इज द ओरिजिनल मिक्सचर बेटा, दिस इज द ओरिजिनल मिक्सचर। ओरिजिनल मिक्सचर में Na2CO3 इज 10 माइनस एक्स बाय मास ऑफ मिक्सचर। टोटल मास कितना है बेटा? 10 into 100 will give us the answer। हमें तो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 पूछा गया ना ओरिजिनल मिक्सचर में। ओरिजिनल मिक्सचर हमारा ये है, उसमें Na2CO3 का मास 10 माइनस एक्स है, ओवरऑल मास 10 है, इंटू 100 विल गिव अस परसेंटेज। समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। पक्का क्लियर हो गया है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो डाउट है सर। तो बताओ, आई विल रिपीट अगेन। बताओ बेटा। नहीं है सर। ओके नाइस, जस्ट होल्ड ऑन अ सेक बच्चे।